नमस्कार। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से होने वाले हर सप्ताह प्रस्तुत किए जाने वाले हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर बार हम नई तकनीक, नई विशेषज्ञता, नए रोग, इलाज के नए तौर तरीके और जागरूकता के कई प्रसंग आपके सामने लेकर आते हैं, मेडिकल जागरूकता के, और उनके जरिए जीवन कैसे बेहतर बने, बीमारियां कैसे दूर हो, बीमारियों की पहचान कैसे हो, समय रहते उनका इलाज कराने के लिए हम कैसे तत्पर हों, ये जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखते होता है, आदमी को पता ही नहीं होता कि ये कोई बीमारी भी है, पर वो बीमारी होती है। तो हम ऐसे मामलों में जो आधुनिक विज्ञान खोजते खोजते जहां पहुंच गया है और कई ऐसी चीजें जिनकी विशेषज्ञता हासिल कर ली डॉक्टर्स ने, जिनको आम तौर पर आम आदमी औसत परिवार में नहीं मानता कि ये कोई रोग है, वो भी रोग है, ये बताने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। अक्टूबर का महीना एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी मंथ कहलाता है। आपने देखे होंगे विकलांगता दिवस या दिव्यांगता दिवस और ऐसा दिवस वैसा दिवस, सब दिवस होते हैं। ये महीना पूरा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी पढ़ने में, सीखने में अयोग्यता या उसके लिए तत्पर नहीं होने वाले बच्चों के लिए एक पूरा महीना डिवोट किया गया है कि इस महीने में विशेष ध्यान दिया जाए। जो लोग मेरी उम्र के होंगे, 50 से अधिक उम्र में, उनको याद होगा बचपन में कैसे बैंतें खाई, कैसे डंडे खाए, कैसे कान पकड़कर उठक बैठक लगाई कि साहब होमवर्क नहीं किया, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या कि बच्चा उधम मचाता है, क्लास में शोर करता है, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता। आम तौर पर हम इसको समझते हैं कि बच्चा उद्दंड है, बदमाश है, इसको शरीफ बनाने की कोशिश करो। शरीफ बनाने के लिए कभी कान पकड़ते हैं, कभी चांटा लगाते हैं, कभी उठक बैठक लगाते थे टीचर। और धीरे धीरे समय बदलता गया, तो अब वो दौर आ गया जब टीचर अगर हाथ उठा ले तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन दरअसल उस वक्त जिस बात को ये मानते थे कि बच्चे को सजा देकर सुधारा जा सकता है, आज विज्ञान वहां पहुंच गया है कि बच्चे को ये कोई एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। ये अयोग्यता ऐसी है जिसे समाप्त किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, और कोई जरूरत नहीं है कि घर में या स्कूल में बच्चे पर हाथ उठाया जाए, सख्ती की जाए, डांटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, पनिशमेंट दिया जाए। उस दौर से बाहर निकल के बच्चे को ले आया है विज्ञान, मेडिकल साइंस खास तौर पर। मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं न्यूरोलॉजी की बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बाल न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गोयनका। डॉक्टर अजय गोयनका, हमारे साथ आपका स्वागत है आज। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर गोयनका के परिचय में बताऊं मैं आपको कि ये चुरू में जन्मे, बीकानेर में इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ही अमेरिका चले गए और अमेरिका जाकर इन्होंने 12 साल तक अमेरिका में पढ़ाई भी नए सिरे से की और विशेषज्ञता हासिल करके काम भी किया। वहां पर अपनी विशेषज्ञता के जरिए आगे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी समाज को सर्विस देने की कोशिश की, सर्विस दी। लेकिन फिर पारिवारिक कारणों से लौट के भारत आए, अपनी सरजमी पर अपनी माटी का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी विशेषज्ञता है इनके पास में कि जो पीडियाट्रिक यानी न्यूरोलॉजी विभाग है बच्चों का, कि बच्चों के अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति है किसी बच्चे में कम है। कोई बच्चा उद्दंड है, किसी बच्चे को हम मार लगाते हैं, पिटाई करते हैं, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये बहस करता है, जिद्दी हो गया है, ये खेल पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये पढ़ नहीं रहा, बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ घुल मिल नहीं रहा, इसको हम बीमारी नहीं मानते आमतौर पर डॉक्टर जो आज हमारे साथ मौजूद हैं बताएंगे कि कैसे ये एक तरह की बीमारी है, पीडियाट्रिक जो है उनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उसके लिए डिसेबल जो होते हैं बच्चे इस तरह से, उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। वो जमाना गया सजा का, अब हम उनको कैसे प्यार से, मोहब्बत से,
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से किन किन तरह से ठीक कर सकते हैं, बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, बच्चा होनहार बने और बच्चा आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप करके दिखाने लायक बने। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों से आप मुखातिब होइए, बताइए कि कैसे ये बच्चों की जो अयोग्यता कह लें या बच्चों की विशेषता कह लें, अगर पॉजिटिव साइड में जाए तो विशेषता है, कई बार तो वो पुराना किस्सा था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। एक शेर था प्रसिद्ध, हम बच्चे थे जब स्कूल में पढ़ते तब, तो कहते खेलने कूदना नहीं, पढ़ाई करो किताबें। लेकिन अब तो खेलने कूदने वाले करोड़ों कमा रहे हैं, सिल्वर गोल्ड मेडल ला रहे हैं और क्रिकेट में बड़े से बड़ा काम कारनामा करके दिखाते हैं। लेकिन फिर भी चंद बच्चे हैं जो खेल कूद सकते हैं, बाकी सारे बच्चे ऐसे नहीं है जो खेल कूद सकते हैं, लेकिन उनमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिद्दी हैं, घुलते मिलते नहीं है बच्चों के साथ, डिसऑर्डर है उनके पास में एक कि आपने कहा वो मानेंगे ही नहीं किसी हाल में, आपकी कही हुई बात को, पेरेंट्स की या टीचर की कही हुई बात को। ऐसी चीजें क्या आदतन है, संस्कार जनित है, उनके अंदर कोई रोग है उनके भीतर, क्या है, आप क्या बताने की कोशिश करेंगे आज हमारे दर्शकों को? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, ये मौका देने के लिए कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे मिलाया अपने दर्शकों से। तो जैसा सर ने कहा अनिल जी ने कि ये जो महीना है अक्टूबर का, इसको कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी मंथ। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से अपन क्या समझते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी कर सकती हैं। जैसे बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, सुबह उठता है पर स्कूल नहीं जाना चाहता, टीचर बैठती है वो बैठे क्लास में भागता रहता है, या फिर चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, किसी से दोस्ती नहीं करता। टीचर होमवर्क देती है, वो होमवर्क नहीं करना चाहता। गार्डन जाता है, सारे बच्चे खेलते रहते हैं, या तो सबको मारता रहता है या कोने में चुपचाप बैठा रहता है। रात को बच्चे को नींद नहीं आती है। ये सारे के सारे लक्षण हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। लर्निंग डिसेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आपने सुना होगा बच्चों जिनको ऑटिज़म होता है, ऑटिस्टिक बच्चे जो बोल नहीं पाते, जो बाकी बच्चों से बात नहीं कर पाते। जैसे आपने सुना होगा डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने की कमज़ोरी। आपने सुना होगा स्लीपिंग डिसऑर्डर, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आती है या बच्चा सोता रहता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के विकार हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अमेरिका में था तो मेरे पास रोज़ फ़ोन आता था, इधर मेरे किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, सब के सब यही कहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारी नाक कटवा के रख दी है उसने, ऐसी ऐसी हरकतें करता है, हम क्या करें। मैं सबको एक ही चीज़ समझाता था कि इन चीज़ों की कोई एक दवाई या गोली नहीं है। पहले अपने को अपने बैठ के समझना पड़ेगा कि बच्चे को क्या समस्या है, बच्चा ये क्यों कर रहा है। बहुत से बच्चे जान के नहीं करते हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं क्लास में, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो समझ ही नहीं पा रहे टीचर क्या कर रही हैं, इसलिए वो बच्चा लिख नहीं पाता कॉपी में। टीचर कहती है होमवर्क करो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं होमवर्क कैसे करूं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपने किसी के सामने पूरी रामायण पढ़ दी और बच्चे से पूछो राम कौन था, उसको पता नहीं, सब के सब हंसने लग जाते हैं। पर ये हंसने का विषय नहीं है। उस बच्चे को एक तरह की बीमारी हो सकती है जिसको बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या ADD। बच्चा ऐसा लगेगा चुपचाप आपके सामने किताब खोल के बैठा है, चुपचाप पढ़ रहा है, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या आपने सुना होगा बच्चे जिनको ADHD होता है, जिसके अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा एक जगह टिक नहीं सकता, वो भागता रहता है। आपने उसको बैठाया होमवर्क करने के लिए, वो भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा। तो समझने की ज़रूरत ये है कि ये बीमारियां नई नहीं हैं, ये सालों सालों से, हज़ारों सालों से ये बीमारियां बच्चों में होती जा रही है। जो ज़रूरत है इनको समझने की, पहचानने की, सही डायग्नोसिस बनाने की और उन बच्चों को मदद करने की। अपना मकसद है न्यूरो डिपार्टमेंट का कि इन बीमारियों को समझें, बच्चों की सही मदद करें और बच्चों का जितना उसका फोकस है, उसका अटेंशन है, वो सब का सब सुधारें, ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर अपना अचीवमेंट, अपने गोल्स जो हैं वो सारे के सारे पूरे कर पाएं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि बच्चों में डिसऑर्डर है, लेकिन इस डिसऑर्डर के लिए न्यूरोलॉजी में जाना चाहिए या मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। मनोरोग विशेषज्ञ जो साइकेट्रिक्स होते हैं वो अलग तरह से ट्रीट करते हैं, आप तो बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल हो, तो आप बिल्कुल जो ब्रेन की संरचना है, दिमाग की संरचना है, उसके जो भी इसमें तंत्रिकाएं हैं,
उनसे डील करते हैं, तो क्या उनसे संबंधित है ये बात? बहुत अच्छा सवाल अनिल जी कि मान लो आपको लगता है कि आपका बच्चा परेशान है, तो करें तो क्या करें। आपको समझ में नहीं आता कि बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं कि किसके पास जाएं, कैसे किससे मदद मांगे। तो इनके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट चाहिए। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल लगता है इनके ऊपर। तो आपको एक पूरा डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे महात्मा गांधी में हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है, एकेडमिक डेवलपमेंटल सेंटर जी। उसके अंदर क्या किया जाता है, जब भी एक बच्चा आता है हम उसके बारे में पूरा पूछते हैं कि बच्चे को क्या समस्या है जी। हम मंगवाते हैं उससे मार्कशीट, उसके होमवर्क की कॉपियाँ कि बच्चा क्या गलती कर रहा है। उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत जो इन्वॉल्व हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि मनोरोगी होते हैं, वो एक पूरा असेसमेंट करते हैं बच्चे का, देखते हैं कि बच्चे में क्या कमी है। पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो देखते हैं कि कहीं बच्चे को कमी तो नहीं, कहीं थायराइड की कमी तो नहीं, कहीं खून की कमी तो नहीं, कहीं बच्चे को आँख से दिखने में समस्या तो नहीं। कुछ तरह के हियरिंग प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को सही तरह से सुन ही नहीं पाता है, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चे को सही तरह से समझ में नहीं आता है। पहले तो ये देखते हैं कि और प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल। उसके डिसऑर्डर डिसेबिलिटी के पीछे, लर्निंग डिसेबिलिटी के पीछे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, शारीरिक विकार तो नहीं है कोई दूसरा। बिल्कुल। पहले तो उसको एनालिसिस करते हैं, वो मिल जाए तो पहले उसको ट्रीट करेंगे। पर मान लो ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? बिल्कुल अनिल जी, तो ये एक बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको ध्यान रखना है कि अपन कुछ मिस ना करें। जैसे आपने सारा देखा कि बच्चे को दिखता अच्छे से है, सुनता अच्छे से है, बच्चे में कोई खून की प्रॉब्लम नहीं है, तब आप पूछा जाता है कि बच्चे को और किसी तरह की ऑर्गेनिक प्रॉब्लम या दिमाग की समस्या तो नहीं। तो जस्ट 2 मिनट बताना चाहूंगा कि दिमाग की क्या क्या समस्याएं बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी कॉज कर सकती हैं। जैसे पहली होती है कई प्रकार के दौरे। अपनी मान्यता है कि दौरे मतलब जब तक मुंह से झाग ना आए, बच्चे तो ताने ना आए, उनको ही दौरे माना जाता है। जबकि 60 से 70% बच्चों के जो दौरे होते हैं उसमें झाग आना, ताने आना नहीं होता। बच्चा एकदम ऐसा लगेगा कि हवा में घूर रहा है, वो भी एक प्रकार का दौरा है। बच्चा आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, वो भी एक प्रकार का दौरा हो सकता है। क्लास में बैठे बैठे एकदम से सो गया, ये सारे के सारे भिन्न भिन्न प्रकार के दौरे हैं जो बच्चों की लर्निंग में, फोकसिंग में समस्या ला सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि कहीं बच्चे को ये समस्या तो नहीं है। एक चीज़ जो और बहुत बहुत ज़रूरी पाई गई है बच्चों के विकास में, वो है अच्छी नींद का होना। अपने को सबको पता है कि बच्चों को सोना ज़रूरी है, पर बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारा विज्ञान है इसके ऊपर कि जो बच्चा 8 से 10 घंटा अच्छे से सो पाता है उसका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का विकार, जैसे बच्चे को बहुत खर्राटे आते हैं, बच्चा बेड के एक कोने में सोता है, उठता बेड के दूसरे कोने के अंदर है, सोने में दिक्कत है, 12-1 बजे तक सो नहीं पाता, बार बार उठता रहता है, ये सब भी सोने के विकार हैं जो कि बच्चे के पढ़ने में, फोकसिंग के अंदर मुसीबतें ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी दिमाग में होना रखना बहुत ज़रूरी है इलाज से पहले। डॉक्टर साहब, ये बच्चे ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं? कम सोना भी बीमारी है? बिल्कुल, कम सोना भी बीमारी है, जिसको बोला जाता है इंसोम्निया। ये 2 प्रकार की होती है। पहली कि बच्चे को नींद नहीं आती, वो 12 बजे 1 बजे तक उठा रहता है। और दूसरा प्रकार है कि वो सो तो जाता है पर हर 10 मिनट में, 20 मिनट में उठ जाता है। हर 2 घंटे में टॉयलेट जाएगा या किसी भी कारण से वो उठेगा, फिर वापस सोने की कोशिश करेगा और सो नहीं पाएगा। तो ये दोनों के दोनों बच्चे के विकास, दिमाग के विकास के लिए अच्छे नहीं है। मतलब ये आम तौर पर आजकल ये मोबाइल चल पड़ा है, पहले तो नहीं था हमारे ज़माने में मोबाइल, लेकिन अब जो मोबाइल चल पड़ा है, तो जब छोटा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का, वो कोई उद्दंडता करता है, कुछ करता है, मोबाइल पकड़ा देते हैं, इसलिए बच्चा इससे खेलता है, तो उसकी आदत में शुमार हो जाता है, वो एडिक्ट हो जाता है। उस एडिक्शन का भी कोई फर्क पड़ता है उसके लर्निंग प्रोसेस में? बिल्कुल सर, जो बच्चे की लर्निंग है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चा सीखता है अपने आस पड़ोसियों से बात करते हुए, अपने दादा दादी के साथ, माँ बाप के साथ खेलते हुए, अपने दोस्त बनाते हुए, जिसे कहते हैं ना सोशल डेवलपमेंट। जब तक आप सोसाइटी में नहीं रहेंगे तब तक आप वो सीख नहीं पाएंगे। जब आपने मोबाइल दे दिया तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, दिमाग को सब कुछ जिसके ना पका पकाई खिचड़ी आपके सामने मिल रही है। आपको नहीं पता कि इमोशंस कैसे बनते हैं, कोई खुश है, कोई किसी की मदद कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें तभी आती है जब आप अपने समाज के साथ जुड़े। समाज के साथ जुड़ने में दादा दादी, नाना, सब कुछ, सबको बहुत बहुत अहम रोल है। जितना आप मोबाइल की तरफ जाते जाएंगे, जितना जितना आप अपने समाज से दूर होते जाएंगे, बच्चे की लर्निंग जो है वो उतनी उतनी कम होती जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज से बच्चों को जोड़ें। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में डिसेबिलिटी या उनके सीखने की प्रवृत्ति में, पढ़ने की प्रवृत्ति में कमी को लेकर कि क्या कोई बीमारी है ये,
या आदतन है, संस्कार जनित है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आते आते बात कर रहे थे कि बच्चे जिद करते हैं, छोटे रोते हैं, बात नहीं मानते, तो हम झट हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं आजकल। माँ खाना बना रही है, पिताजी कुछ और व्यस्त हैं, दफ्तर का काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया और निश्चिंत हो गए। वहां से फिर एक बीमारी जनरेट हो जाती है नई, कि बच्चे एडिक्शन में चला जाता है। एडिक्शन में चलाने के बाद उसका पूरा जो कच्चा दिमाग होता है, कच्चा दिल होता है, वो डाइवर्ट होके एक अलग दिशा में चल देता है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि सामाजिकता लानी बहुत जरूरी है, ये एक सामाजिक विषय है जो आपने कहा। ये आपकी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का विषय नहीं है, ये विषय तो सामाजिक है कि हम एक तो न्यूक्लियर फैमिली में चले गए और बच्चा भी एक होने लग गया। बेटा है तो उसके बहन नहीं है, बहन है बेटी है तो उसके भाई नहीं है, और चाचा बाबा बुआ नानी, ये सब रिश्ते धीरे धीरे संकुचित हो जाए भारतीय समाज में। तो इससे ये डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ेगा मेरे हिसाब से। और सामाजिकता का संस्कार हम दे नहीं रहे, क्योंकि हम खुद भी टीवी सीरियल में बैठ जाते हैं, पड़ोसी मिलने आता तो टीवी पे आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन पड़ोसी से बात नहीं करते। और समाज सेवा तो धीरे धीरे ऑर्नामेंटल होती जा रही है कि फोटो खिंच जाए, अखबार में छप जाए, टीवी पे दिख जाए। ये हम एक नई तरह की सोसाइटी में प्रवेश कर रहे हैं, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल ये बच्चे में सीखने का जो प्रवृत्ति है, उसका डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? आप कैसे देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं इसको? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो जैसा आपने कहा कि सामाजिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं अपनी माँ का एग्जांपल देता हूँ। जब भी मेरी माँ फ्री होते थे हमसे, उस समय मोबाइल नहीं होते, तो बैठ के सिंपल सिंपल सवाल पूछती रहती थी पूरी देर। हम ट्रेन में बैठे होते थे, बताओ 10 × 11 कितना होता है, सिंपल सिंपल, इस देश की राजधानी क्या है, इस देश की करेंसी क्या है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी बच्चा फ्री हो, अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुने, उसको जनरल नॉलेज की बातें सिखाएं। हर एज के ऊपर सीखने को, बात करने को बहुत कुछ है। ये जो बातचीत खत्म होती जा रही है परिवारों के अंदर, ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के अंदर ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं कुछ भी हो सकती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिसलेक्सिया। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा सही नहीं कर रहा, तो अपने टीचर्स की सुनिए। अपने स्कूल में सबसे पहले जो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए वो आपके स्कूल के टीचर हैं। जी। यदि टीचर कहती है कि हाँ बच्चा ठीक है, चलो उसने मैथ्स में बहुत अच्छा किया, इंग्लिश में नहीं किया, बच्चा होमवर्क सही तरह से करके नहीं ला रहा है, तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिए बच्चे से कि बच्चे को क्या समस्या है, वो क्यों नहीं करना चाह रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या और क्या समस्या है बच्चे के साथ में कि जिसको ये सारी दिक्कतें हो रही है। यदि लगता है कि हाँ बच्चे में कुछ समस्या है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे ऐसे बच्चों को ध्यान दिया जाता है, ये ना सोचें कि अपने डॉक्टर के पास चले गए तो अपन ने कुछ गलत कर लिया या कुछ बुरा हो जाएगा बच्चे का, या कुछ बीमारी बता दी मेरे बेटे को तो कुछ खराब हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है समझना कि ये प्रॉब्लम क्यों है बच्चे के अंदर, अपन किस तरह से मदद कर सकते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है जिसकी वजह से बच्चे का ऐसा होता है? बिल्कुल सर, बहुत सारे, जैसे जैसे अपने इस विज्ञान में प्रगति हो रही है, बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स पाए गए हैं। जैसे ऑटिज्म की अपन ने बात की, डिसलेक्सिया की अपन ने बात की, ये अलग अलग प्रकार के विकार हैं जो किसी न कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम से हो रहे हैं आज के समाज के अंदर। पहले भी थे, इनकी नॉलेज अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है जी। पर सबसे अच्छी चीज़ है कि यदि सही समय पर इनके बारे में अपने को पता चल गया कि बच्चे को ऑटिज्म है, तो हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। पर ज़रूरी है कि सही समय पर इस चीज़ की डायग्नोसिस बने, सही समय पर पता चले कि बच्चे को क्या विकार है और बच्चे की मदद किस प्रकार से की जानी चाहिए। हमेशा ये नहीं होता कि बीमारी वही है जो दिख रही है, बुखार आ गया तो बीमारी पता लगती है, पर ये ऐसी चीज़ है इसमें बीमारी पता नहीं लगती, बीमारी होती है। लेकिन तो जब आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं तो आप क्या पेरेंट्स का भी कुछ एग्जामिन करते हैं, उनका बिहेवियर भी देखते हैं, या टीचर्स का बिहेवियर जहाँ वो पढ़ने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनिल जी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जिस पेरेंट्स मेरे पास आए मैंने उनको 2 दवाइयाँ लिख दी और सब कुछ ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम की या समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा, और जड़ तक जाने के लिए आपको सबकी मदद चाहिए। आपको टीचर्स की मदद चाहिए, माँ बाप की मदद चाहिए और बच्चों की मदद चाहिए। हम सबसे इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पेपर भरवाते हैं, सबसे समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को समस्या क्या है। बहुत सारे स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं आजकल, जैसे अपन बात करते हैं साधारण भाषा में IQ असेसमेंट, कि बच्चे का दिमाग किस उम्र के हिसाब से किस तरह से काम कर रहा है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे बच्चा फोकस भी कर पा रहा है या नहीं। जैसे कई मेरे पास फैमिलीज आती हैं, वो कहता है कि बच्चे कुछ याद नहीं रहता, सुबह पढ़ाया 1 घंटे बाद सब कुछ भूल गए। जी।
तो ये जरूर समझना है कि बच्चा भूल क्यों गया, उसने सुना भी क्या या उसने सुना ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। कई लोग कहते हैं कि भाई उसने कान में गया ही नहीं, कान से बाहर निकल गया। तो ये भी एक प्रकार का विकार है कि बच्चे ने वो चीज सुनी ही नहीं। मैंने सुना कोई याददाश्त की भी कोई तंत्रिका होती है या कोई रसायन होता है दिमाग में, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो अनिल जी। उसके डिसऑर्डर की वजह से भी कई बार याददाश्त चली जाती है, याददाश्त कमजोर होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, दिमाग के हर चीज का एक काम है। तो ये चीज मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग आके कहते हैं कि सर ये तो मैथ्स में तो इतना अच्छा है, पर बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चिड़चिड़ा रहता है। तो हर दिमाग का एक फंक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिमाग में खराबी है तो सबके अंदर ही खराबी होगी। हो सकता है किसी में खराबी हो, किसी में बहुत अच्छा काम करे। जैसे आपने वो शाहरुख खान की मूवी होगी माय नेम इज खान, वो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में वो बहुत ही एक्सेप्शनली ब्राइट थे। शाहरुख खान जी का जो किरदार था इस मूवी के अंदर, पर वो सोशल इंटरेक्शन में किसी से बात करने के अंदर वो बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो ये एक तरह की बीमारी थी जिसे कहा जाता था एस्पर्गर सिंड्रोम, जी, जिसके अंदर सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो सामाजिक नहीं है, पर अपने क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में वो ब्रिलियंट होंगे। तो ये सारी चीजें समाज में हैं, पर अपने को समझने की जरूरियत है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है और इन चीजों का इलाज है। डॉक्टर साहब, मेरे को एक बात सूझ रही है आपकी बातचीत से और आपके विषय को देखकर कि राइट टू लर्न होना चाहिए बच्चे के साथ। बच्चे को सीखने का अधिकार मिलना चाहिए और उस राइट टू लर्न की जिम्मेदारी डालनी चाहिए सबसे पहले पेरेंट्स पर, कि आपको बच्चे को समय देना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। और मतलब बहुत सारे लोग तो जरूरत ही नहीं महसूस करते कि बच्चे की तरफ लुक आफ्टर करना। मैं स्कूल में एडमिशन करा दिया, फीस भर दी, अब बच्चा जाने और टीचर जाने। तो उसका जो सीखने का अधिकार है बच्चे का, जिसको हमने जन्म दिया है, वो हमारे परिवार में रहकर सबसे पहले तो हमसे ही सीखता है, माँ बाप से ही सीखता है। तो उसको अगर प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा माँ बाप से, प्रॉपर उसकी तरफ डिवोशन नहीं होगा, तो वहीं से वो मानसिक रूप से कुछ विकलांग सा होना शुरू हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोरी उसमें शुरू हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी एक अधिकार हर बच्चे को होना चाहिए कि उसको उतना टाइम तो जरूर से मिले पेरेंट्स के द्वारा या पारिवारिक सज्जनों के द्वारा, जिसमें कि वो समाज के में मूव करने लायक बन सके, या समाज की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जीने की जो कला है उसको सीख सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनिल जी, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे राइट टू हेल्थ होता है वैसे राइट टू एजुकेशन भी होना चाहिए, राइट टू टाइम भी होना चाहिए जी। क्योंकि जब तक अपन समय नहीं बिताएंगे अपने बच्चों के साथ, अपन समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे को क्या समस्या है। जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों के साथ समय बिताओ, ये करो, कहते साहब दवाई लिख दो। उनका सीधे दो टूक जवाब होता है, सर जी आप ये सब छोड़ो, आप तो बस मेरे को दवाई लिख दो, हम बाकी देख लेंगे। तो मैं उनको ये समझाने कहूंगा कि हर चीज की दवाई नहीं है, कुछ चीजों का इलाज दवाई से नहीं होता, कुछ चीजों का इलाज सामाजिक है, कुछ चीजों का इलाज सिर्फ समय से हो सकता है। अपने बच्चों को समझे, देखें उनमें क्या क्या कमजोरी है और किस तरह से उनकी मदद की जाए। डॉक्टर साहब, बात लंबी होती जा रही है, तो एक बार बस इतना सा पूछते हैं कि ये जो सीखने में जो डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है, इसकी दवाइयां भी हैं कुछ? ये कहते हैं ब्रेन तेज करने की दवाई, दिमागी उसको तेज करने की दवाई देते हैं कुछ लोग। नहीं, होम्योपैथी में तो होती है ऐसी दवा। मैं बस ये कहूंगा कि इन दवाइयों से दूर रहें। देखिए, भगवान ने अपने को इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा समाज, इतना अच्छा हेल्थ दी है, उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ नहीं है कि जिसको खा के दिमाग तेज़ हो जाए। दवाइयाँ कई प्रकार से मदद कर सकती हैं। जो दवाइयाँ मदद करती है वो हेल्प कर सकती है कि बच्चे को यदि ADHD जैसी बीमारी है कि बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, लगातार भागता रह रहा है, तो उसके अंदर दवाइयाँ मदद कर सकती है कि बच्चा फोकस कर पाए। कई तरह की दवाइयाँ मदद कर सकती है बच्चे को सही समय पे सुलाने के अंदर, सही बच्चे को मदद कर सकती है दौरे कंट्रोल करने में, पर ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जिसको खा के दिमाग तेज हो जाए। आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। एक नए विषय पर हमने चर्चा की, हमने इस विषय में बात की कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर, सीखने में कमजोर, जिद्दी, आपके आदेश, शिक्षक के निर्देश नहीं मानता, सोचता कुछ है करता कुछ है। ये भी अपने आप में एक बीमारी है। और जो पुश्तैनी रूप से हम देखते आए, परंपरागत रूप से कान पकड़वा के उठक बैठक लगाने से बैठ डंडे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे आप डॉक्टर को दिखाइए और इस डिसऑर्डर का, इस डिसेबिलिटी का भी इलाज है। साइकेट्रिक भी देखेगा और न्यूरोलॉजी का एक्सपर्ट भी जो पीडियाट्रिक का होगा वो देखेगा। इस नई विधा में निरंतर प्रगति होगी, नए इन्वेंशन होंगे, नए अनुसंधान होंगे और आने वाली पीढ़ियों को
नई दिशा मिलेगी, नई राह मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हर वक्त में आपसे विदा। नमस्कार।